आई होप यू ऑल आर गुड. सो वेरी 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 वेलकम इन द मज़े की पढ़ाई. एंड आप सब लोग मज़ेदार होंगे, बढ़िया होंगे. ओके दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, प्लस सबसे ज़्यादा ही इसका ओवर यूज़ हो रहा है, और वो आपने कई बार सुना होगा, वो है STSC एक्ट, this act. So today we're going to study about STSC Act, and it will have a lot of videos, as in lot of content. Strictly we're not going to go in the STSC Act, और फिर हम बहुत सारे examples we're going to see as to what is happening right now and where is it leading and how is it not being utilized in the manner it should have been. Plus ये जो act है इसका क्या misuse हो रहा है. बट बिफोर ऑल ऑफ दिस, वट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट, लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री टू नो कि भाई ये एक्ट आया तो आया क्यों, आखिर ऐसे क्या रीज़न थे कि ये एक्ट को लाना पड़ा. ओके, सो STC एक्ट से पहले हिस्ट्री जानते हैं. देखो, अब हम हिस्ट्री को भी ना, हमारी हिस्ट्री भी जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. कौन सी? एक प्री और एक पोस्ट. ये प्री और पोस्ट क्या है? प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. और हम ये जानेंगे कि इस वाले पार्ट में पहले क्या हुआ होगा, ये आखिर ना ये ST और SCs ये रिकग्नाइज कैसे हो रही है, लाइक हाउ पीपल केम अप विद दिस आइडिया कि इनको रिजर्वेशन दे देते हैं, या फिर ये STs है या ये SCs है. सो टुडे वी गोना स्टडी अबाउट दैट. सो सी, स्टार्टिंग होती है हरिजन से. ओके, स्टार्टिंग होती है हरिजन से. तो हुआ क्या होगा, देखो अब जो हम बात कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक 100 या 150 साल पहले, आज से अराउंड 1930s, अराउंड 1930s वी टॉकिंग अबाउट. तो 1930s की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट 100 years बैक, राइट. तो आज से 100 साल पहले देखो, जब आप अभी भी, लेट्स सपोज यू आर अ स्टूडेंट और समबडी यू नो हु डज अ जॉब, राइट, एंड इफ यू हैव लेफ्ट योर नेटिव प्लेस और वेयर यू लिव्ड, ओके, एंड you've been out for like 2-3 years, and when you come back you see a different a change, and sometimes it happens that change is this much that you're not able to recognize, oh this was the street, because there is so much change, the development that is happening. Now let's suppose 2-3 years में इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो 100 साल में कितना डेवलपमेंट होगा. फॉर श्योर अभी जो डेवलपमेंट का रेट है वो 2x है एज़ कम्पेयर टू इससे, लेकिन स्टिल जो ये 1x का डेवलपमेंट है ना, ये भी तो कहीं हुआ होगा. बट ये डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट जो है हमने कंसिडर ही नहीं किया है अभी तक. इट इज़ बीन ऑलमोस्ट 100 years दैट वी हैव नॉट कंसिडर्ड द डेवलपमेंट दैट इज़ हैपेंड, एंड वी आर स्टिल ऑन दैट एरा जहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल रही थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, एंड दे आर स्टिल गेटिंग इट. ओके सी, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा है जहाँ पे ब्रिटिशर्स अभी भी रूल कर रहे हैं. याद रखना, पूरी स्टोरी को इमेजिन करते हुए चलना. इमेजिन ब्रिटिशर्स आर स्टिल रूलिंग, ओके, एंड देन वी आर क्लोज टू द इंडिपेंडेंस. 1932 ऑलरेडी, हम इस टाइम की बात करें, 1930s लगा लीजिए. सो अराउंड 17 साल बाद हमें फ्रीडम मिल गया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स से. तो उस एक टाइम पर क्या माहौल रहा होगा, उस समय को इमेजिन करना है, एंड देन वी आर गोना स्टडी अबाउट दिस. सी, उस समय के SCs या फिर STs को या OBCs जो हम आज ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उस समय इनको हरिजन्स बोला जाता था. क्या बोला जाता था? हरिजन्स. ओके, हरिजन्स या फिर अनटचेबल्स या फिर डिप्रेस्ड क्लास. डिप्रेस्ड क्लास, और इनके लिए स्पेशली एक कुछ प्रोटेस्ट के बाद, वो हम पढ़ेंगे अभी क्या हुआ था, कुछ चीज़ों के बाद इनके लिए स्पेशली डिप्रेस्ड क्लासेस स्टार्ट की गई थी, डिप्रेस्ड क्लास लोगों के लिए, जहाँ पे दे वर टोल्ड दैट यू शुड नॉट बी लाइक व्हाट यू आर, ऐसे. ठीक है, चलो एनीवेज. तो अब हो क्या रहा था उस समय के जो SC STs या OBCs हैं, उनके पास ना यार बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मोबाइल नहीं था. ठीक है, तो आज जो भी चीज़ होती है वो मीडिया में आ जाती है, एंड देन देयर कैन बी डिबेट, एंड सी जस्टिस का हाल बेकार है, बट स्टिल वी अज्यूम कि थोड़ा तो मिल जाए, एटलीस्ट दैट इज़ एक डर रहता है. वो आज के टाइम में शायद कहीं है पॉलिटिशियंस को छोड़कर, बट उस समय कुछ भी नहीं था ऐसा. इट वॉज जस्ट द वॉइसेस. ओके, सो उस समय इनके साथ जो ये रिकॉग्नाइज नहीं हुई है अभी, ठीक है, ये SC STs OBCs हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड येट. वी आर टॉकिंग अबाउट हरिजन्स, अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लासेस. इनको ये बोला जाता था, ठीक है. ST SCs OBCs ये बाद में आए हैं, दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन प्री इंडिपेंडेंस एरा. ओके, तो जस्ट फॉर द को रिलेशन आई एम मेंशन इट हियर. तो उनको STs SCs या OBCs जो आज हैं, उनको हरिजन्स, अनटचेबल्स और डिप्रेस्ड क्लासेस बोला जाता था. एंड आफ्टर दैट दे हैड टू फेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. And you must have seen a lot of times in the movies, a bit exaggerated, but yes, it has been shown. Well, we do not know the ground reality, and back then it must have happened, and I truly believe that it must have happened. So the caste-based discrimination, just like you're not allowed to drink from the same pot. You can be an upper caste or a lower caste according to them. So if you're an upper caste, you won't allow a lower caste to drink from the same pot. If you're lower caste and you're drinking from that pot, upper caste won't drink from that pot. Itna discrimination, I am just baffled.
क्या हो रहा था उसमें, बट एनीवेज तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हमें आज समझ में आ गया। उसके बाद उनके पास सोशल इक्वालिटी जो थी दैट वाज नॉट प्रेजेंट, सोशल इक्वालिटी वाज कंप्लीटली फॉरबिडन फॉर देम, दे वर नॉट इक्वलाइज सोशली। एंड देन फॉर द करेक्ट हिस्टोरिकल इंजस्टिस जो हो रहा था उसको करेक्ट करने के लिए ही ये जितनी भी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे आगे वो हुई थी, राइट। अच्छा देखो, अभी के टर्म में बात करते हैं, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट द पिछला वाला ऑल्सो। एट प्रेजेंट एस टीज एंड ओबीसीज को अगर आप छोटा सा डिफ्रेंशिएशन देना चाहिए तो सबसे पहले तो उनका आ जाता है भाई शेड्यूल्ड कास्ट है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है और एक अदर बैकवर्ड क्लासेस है, राइट। बट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज में एक कॉमन चीज़ नहीं है, ठीक है। एक कॉमन चीज़ आप बोलेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन देखो एस का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। एस का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होता है वो लैंड एलिनेशन का होता है, कि कैसे उनके जो भी ज़मीनें होती हैं, उनका जो कल्चर होता है उसको एबडक्ट कर लेते हैं। कल्चर एबडक्ट करने का मतलब है लोगों को वहाँ से उनके जो भी उनका मेन एरिया है, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पीपल, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एंड देन द लैंड दे ओन वाज अबडक्टेड बाय पीपल। ओके, सो आज के टाइम का जो ये सोशियो एजुकेशनल इनजस्टिसेस वगैरह 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 जो हम बाद में पढ़ेंगे वो उस समय हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, जोग्राफिकल और सोशल आइसोलेशन इज वेरी मच फोकस्ड फॉर द एसटीज। उस समय क्योंकि डिवीजन नहीं था तो वी आर कलेक्टिवली कॉलिंग इट, बट आज डिवीजन है सो विल स्टडी इट लेटर, ठीक है। तो जोग्राफिकल और सोशल आइसोलेशन इज दैट वन बेसिक थिंग फॉर द एसटीज टू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम, एंड दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड, एंड वी आर गोना आल्सो लर्न अबाउट द आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसके लिए, ठीक है। एंड देन सोशो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, ये आज के ओबीसीज हैं, ठीक है। एंड दिस जस्ट फोकसेस कि कैसे ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, वी कॉलिंग इट कम्युनिटी राइट नाउ, कैसे इनके साथ एक जस्टिस इनजस्टिस हो रहा था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए ये दो चीज़ें लेके, दे हैड कम अप विद द कम्युनल अवार्ड्स एंड द पूना एक्ट, ओके। सो सी वेरी वेरी मच यू नो राइट दैट बी आर अम्बेडकर is very much celebrated by the community, and because he had fought. But we will also talk about his fights and how he has thought of India would be, and if what his thought or vision of India would have been accomplished, how this new India that we are living in right now would be looking like, okay. But before that we're going to learn about the communal award, okay. See this communal award. So communal award 1932, ओके 1932 हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स को ना ये प्रोटेस्ट के द्वारा पता चला, प्रोटेस्ट किसने किया था, दलित्स ने, हरिजन्स ने, ठीक है। इन दोनों ने प्रोटेस्ट किया था। अब प्रोटेस्ट में क्या किया था इन दोनों ने प्रोटेस्ट किया और फिर लीडर्स जो हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को, इन दोनों मतलब ये कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, कभी दो इंसान नहीं है, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिशर्स तक ये खबर गई और ब्रिटिशर्स पर इन्होंने डिमांड की। और डिमांड क्या थी, दैट दे वॉन्ट सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स, यानी कि दे वांटेड सेपरेट इलेक्शन फॉर देम, जिसमें वही होंगे, वही वोट करेंगे और वही रूल करेंगे। अब ये जो था ये विजन अंबेडकर साहब का था, ये विजन उनसे पहले जिन्होंने भी प्रोटेस्ट लीड किया है उनका था, लेकिन इस विजन में एक कमी थी। वो कमी आगे हम पूना एक्ट में पढ़ेंगे क्या थी, बट अभी एट प्रेजेंट उन्होंने क्या बोला दैट ब्रिटिशर्स को कि उनको एक सेपरेट इलेक्शन चाहिए फॉर द कम्युनिटी। अब ना हुआ क्या, देखो ब्रिटिशर्स ना वेरी वेरी चालाक थे, ठीक है, बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत सिंपल सी चीज़ करी, ठीक है आपको चाहिए, ब्रिटिशर्स ने ना क्या करा, डिवीजन कर दिया किस किस में, हिंदू, सिख, मुस्लिम, हरिजन्स एंड एट्सेट्रा। अब इससे ना होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ये डिवीजन है ना, ये डिवीजन खाली कास्ट या फिर रिलीजन इसके बेस पे नहीं हो रहा है, ये डिवीजन होगा पूरे इंडिया का। और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि वो क्या करें, वो डिवाइड एंड रूल करें, राइट। तो अगर इनमें डिवीजन हो गया यानी कि ये ऑलमोस्ट अगेंस्ट एक दूसरे के नहीं तो कोई कोई साथ होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ बैटल, अ हसल बिटवीन दीज कम्युनिटीज़, ओके, अगर डिवाइड हो जाती है तो। और इस करके ये डिवीजन हुआ ताकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल कर पाए। अगर तो ये जो हम कम्युनल अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड्स यानी कि कम्युनल अवार्ड्स मतलब इनको डिवीजन कर दिया और फिर हिंदू डिवीजन, सिख डिवीजन, मुस्लिम डिवीजन एंड हरिजन डिवीजन, लेट्स सपोज वी टेक एन एग्जांपल, एंड देन उनके सेपरेट इलेक्शंस होंगे। अब देखो ये क्या होगा ना, सेपरेट इलेक्शंस का मतलब है कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का एक हिस्सा आपने हिंदूज़ को दे दिया, एक मुस्लिम को दे दिया, एक सिख्स को दे दिया, एक हरिजन्स को दे दिया। अब इनके लीडर्स आ गए, लेकिन इनका मेन लीडर इनका कौन होगा भाई, मेन लीडर इनका होगा ब्रिटिशर्स। क्या होगा भाई, ब्रिटिशर्स। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे, दे वांटेड द सेम, राइट। बट हमारे पास उस समय एक लीडर थे हु इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड हु कैन बी वेरी मच राइट फॉर सम पीपल एंड वेरी मच रॉन्ग फॉर सम अदर्स,
and I do have my own opinion, and it is not a strict opinion, but he was very very right on some parts, but the execution could have been better. Secondly, he was very very wrong on other parts, and he did execute them very wrongly. Anyways, तो उस समय हमारे पास थे एक बंदे, एम के गांधी, मिस्टर गांधी साहब, मोहनदास करमचंद गांधी. Okay, so Mohandas Karamchand Gandhi already had thought that if we divide into this, India will never be free from Britishers' rule. ओके, तो महात्मा गांधी साहब ने क्या किया, उन्होंने किया जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, अनशन, हंगर स्ट्राइक. ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दैट एम के गांधी सैट ऑन अ हंगर स्ट्राइक टू डेथ. मतलब कि जब तक वो उस अनशन पर बैठेंगे, जब तक उनकी डेथ ना हो जाए. अगर तो मांगे पूरी कर दो या फिर उनकी डेथ होगी. ही वॉज नॉट गोना ईट एनीथिंग. एंड हंगर स्ट्राइक्स हैड सो मच थिंग उस ज़माने में. आज के ज़माने में तो कोई हंगर स्ट्राइक करता ही नहीं है वैसे भी. एनीवेज, सो वी नो राइट, लाइक महात्मा गांधी ने किस हिसाब से अपनी हंगर स्ट्राइक से क्या क्या किया है. फिर अभी कुछ प्रेजेंट में इन पोस्ट इंडिपेंडेंस अन्ना हजारे भी न्यू राइट. सो ये जब अनाउंस हुआ तो आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947 के 30 साल पहले और 30 साल बाद, ये टाइम फ्रेम में एम के गांधी साहब जो है ना, एम के गांधी, ही वॉज द हीरो एंड राइटफुली सो. वो हीरो थे और जनता उनसे लेजिट प्यार करती थी. ठीक है, जब उनको ये पता चला कि कम्युनल अवार्ड की वजह से कम्युनल अवार्ड की वजह से एम के गांधी साहब जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, लाइक लेजिट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. और उन्होंने ये सारी जितनी भी गुस्सा था, एंगर था, ये किसकी तरफ डाइवर्ट होना था. अब आप सोचो कि जो अम्बेडकर साहब है, अम्बेडकर, ही थॉट कि दलित्स को 70% रिजर्वेशन दिलवा के और उनका एक अलग सिलेक्शन करवा के दलित्स को एक बहुत अच्छा कोई रिप्रेजेंटेटिव दे के वो दलित्स के लिए जस्टिस कर रहे हैं. लेकिन ऐसे ही अगर सब लोग और आते तो क्या होता. ऐसे ही मान लीजिए कोई और कम्युनिटी का आके, फिर कोई तीसरा कम्युनिटी का आके, फिर कोई चौथा कम्युनिटी का आके, ऐसे इतनी सारी कम्युनिटीज़ वर गोना डिवाइड एंड इंडिया वुड नॉट हैव बीन इंडिया. ओके, तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते. तो वो चीज़ एम के गांधी साहब जी को दिख गई थी एंड उन्होंने इस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया. और जब लोगों के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, वो सारे के सारे जो प्रोटेस्ट्स हैं वो लीड हुए भाई अम्बेडकर साहब जी के पास में. अम्बेडकर साहब को अब ऐसा लगा, ओके नाउ इट इज़ ओवर समथिंग विच इज़ नॉट माई कंट्रोल. एंड देन अम्बेडकर साहब गॉट प्रेशराइज बिकॉज, एंड राइटफुली सो, उनको होना भी चाहिए था. पहले उनको प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी. आई डोंट नो व्हाट ही मस्ट हैव थॉट, बट हम एक्चुअली उस समय का ज़माना इमेजिन नहीं कर पाते. बहुत स्निपेट्स हैं एंड आई एम रियली क्वेश्चनिंग हाउ ही थॉट दैट गिविंग अ स्पेशल इलेक्शन टू अ कम्युनिटी, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था उसके बाद ऐसी कितनी कम्युनिटीज़ और आएंगी, तो ऐसे तो सब डिवीजन हो जाएगा. तो जो दलित्स का रिप्रेजेंटेशन करना था आपको पूरे इंडिया के लिए, राइट, वो इंडिया रहता ही नहीं. सो आई डोंट नो. एनीवेज, तो प्रोटेस्ट हुए. अम्बेडकर साहब को लगा कि यार ये तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. उनके पास गुस्सा लोगों का उनकी तरफ ये कि वो डिवाइड करना चाहते हैं इंडिया को. और उनका जितना भी सारा जनता का जो प्रोटेस्ट था वो सब अम्बेडकर साहब उनको हेट मिली इस चीज़ की. एंड देन अम्बेडकर साहब agreed to come on a particular result, okay, an agreement, and that agreement was called as Pune Act. Pune Act 1932. Okay, Pune Act 1932. It was actually on 24th September 1932, and it was actually an agreement of Gandhiji and Ambedkar Sahab. And this act actually gave the start of the रिजर्वेशन. यहाँ से रिजर्वेशन की स्टार्टिंग होती है. यहाँ से एक ऐसी चीज़ स्टार्ट हो जाती है जो अभी तक के हम उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं. वी हैव जस्ट इंक्रीज्ड इट, आई डोंट नो व्हाई, बट वी हैव नॉट कम अप विद अ सोल्यूशन. हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प? क्योंकि जिसको रिजर्वेशन की एक्चुअली जरूरत होती है, मुझे नहीं लगता उनको आज भी मिल रही है. रिजर्वेशन तो हो रही है एक्सपोज और ओवर यूज. एनीवेज, तो यहाँ से रिजर्वेशन होता है. और याद रखना दैट द हंगर स्ट्राइक जो थी वो यरवाड़ा जेल में थे उस समय गांधी जी, और यरवाड़ा जेल से ही वॉज डूइंग दैट हंगर स्ट्राइक. वो प्रोटेस्ट वहाँ से चल रहा था. सो आई होप आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा. आफ्टर द पूना एक्ट बेसिकली ना, देखो ब्रिटिशर्स ने 71 सीट्स दी थी, 71 सीट्स दी थी पार्लियामेंट में. पूना एक्ट में 148 सीट्स मिली, ऑलमोस्ट डबल. लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले क्या होना था कि दलित रिप्रेजेंटेटिव और दलित ही वोट करेंगे. नहीं, इस बार ऐसा नहीं है. इस बार सब वोट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन में इधर रिजर्वेशन होगी, यानी कि यहाँ से रिजर्व होंगे और फिर वोट सब करेंगे. ठीक है, और 3-4 लोग जितने भी उसमें से, मतलब जैसे टोटल अगर हम अभी के हिसाब से देखें, मान लीजिए 565 है तो उसमें से 148 तो ये होनी चाहिए. ये इस तरीके का हिसाब किताब है. ठीक है, आई होप क्लियर हुआ कि हाउ रिजर्वेशन हैज़ स्टार्टेड. ये प्री इंडिपेंडेंस का है. पूना एक्ट हैज़ बिन
अ टॉक ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस। अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आएंगे और जानेंगे फिर कुछ हमारे आर्टिकल्स। आई होप इतना आपको क्लियर है और इतना ओके। नाउ अभी तक प्री इंडिपेंडेंस का हमारा एरा खत्म हो गया है। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द post independence. See, everybody knows that we got independence in 1947, okay, and our constitution was written on 26th of Jan 1949, like that. After 2 years we had a complete constitution with us, okay, and in this constitution SCs and STs were recognized. So article 341 recognized SCs, okay, and article 342 recognized STs, social scheduled tribes and scheduled classes. अब तीसरी है OBCs, इस पे आएंगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आइए करते हैं शुरुआत। ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओबीसीज। अब ओबीसीज कैसे पिक्चर में आते हैं, एसटीसीज आ गए, ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि एसटीज एससीज 341 342 आर्टिकल के तहत उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, एंड हेंस दे वर गिवन द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे भाई, रिजर्वेशन जॉब्स में, एजुकेशन में, लोकसभा में, स्टेट में, वेलफेयर उनके लिए, उनके एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट उनको सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इनका जन्म, लाइक हाउ दे केम इनटू द पिक्चर। ओबीसीज के लिए ना इट वाज नॉट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड, उनके लिए कमीशंस लाए गए। तो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन वाज काका केलकर कमीशन। The first backward commission was Kaka Kelkar Commission, and it was in 1953. When it was in 1953, 1953 में ये काका केलकर कमीशन आया, और इस कमीशन के टाइम पे अराउंड 2400 अराउंड, ओके, बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज किसने किया? सिर्फ लोगों ने। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। ये लिस्ट दे दी गई, ये लिस्ट किसको दे दी गई? ये 2400 बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट जो है वो दे दी गई गवर्नमेंट को और बोला गया कि इनको रिजर्वेशन दे दो। लेकिन 1953 उस समय की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। दे डिड नॉट इम्प्लीमेंट दिस, नो इशूज़। ये फर्स्ट काका केलकर कमीशन के बाद वी हैड अदर ओबीसी कमीशन, दैट इज़ द मंडल कमीशन, वेरी फेमस मंडल कमीशन, ओके। सो मंडल कमीशन वॉज एक्चुअली लेड बाय बीपी मंडल, ओके, एंड ये हुआ था 1979 में। इन्होंने तो और नेक्स्ट लेवल काम किया। इन्होंने क्या करा, 52% जो पॉपुलेशन थी उसको ओबीसी कर दिया कि भाई लो ये ओबीसी है। सोचो, ऑलरेडी एस टी सीज रिकगनाइज थे, एंड आई एम अज्यूमिंग 20% लोग एस टी सीज रिकगनाइज हैं, 52% ओ बी सी है, 20 प्लस, तो यानी कि 72% तो आपने रिजर्वेशन दे दी। 72% लोगों को तो रिजर्वेशन दे दी, और जो बाकी के 30% है वैसे कैसे कराएंगे क्या भाई? मतलब आई एम सॉरी, बट खैर ये हो रहा है, हम क्या ही सॉरी बोलें, दिस इज हैपनिंग। एनीवेज, सो 1979 में मंडल कमीशन आया, लेड बाय बीपी मंडल, एंड बीपी मंडल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 52% जो लोग थे दैट वाज पॉपुलेशन, एंड देन दे वर recommended to give 27% of reservation. Now can you imagine 27% of reservation in central government jobs? Already 70% जो reservation अगर आपको मिल जाए तो फिर तो बाकी का 30% why are they even applying for the government job, man? Yeah, but this is the case now as well, and anyways, okay, so उस समय यानी कि 1979 के आसपास ये हो रहा था। तो ऐसा नहीं होता है कि अच्छा आज की तरह, या अब भी वैसे बहुत टाइम लेते हैं, बट उस समय टाइम लगता था बिकॉज देयर वाज नो लेजिट technology at that time, right? So after this, after 1979, in 1990 there was PM, and name is VP Singh. He was 8th PM of India, and his full name is विश्वनाथ प्रताप सिंह, ओके, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। वो ये है कि भाई उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या इम्प्लीमेंट कर दिया? 27% का रिकमेंडेशन, ओ रिजर्वेशन, 27% का रिजर्वेशन उन्होंने रिकमेंड मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ अब 70% लोग जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, उनको सब चीज़ें मिलेंगी, बाकी के 30% लोग ऐसे की तैसी कराएं। चलिए कोई बात नहीं। अब ये देख के वहाँ के नहीं, मतलब उस समय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एंड इट वॉज लेजिट प्रोटेस्ट हुआ था उनके अगेंस्ट, ओके। एंड देन एक बहुत ही फेमस जो केस हम सब ने पढ़ा है, दैट इज़ इंदिरा सोनी केस। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था इस केस को। This Indra Soni case, he was a journalist at that time, and what he did is he raised his query. इन्होंने केस डाला अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट, सेइंग कि भाई आप इतना रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो। रिजर्वेशन के अगेंस्ट इन्होंने केस डाला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई रिजर्वेशन पे कैप लगाई दी जाएगी 50% की, यानी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि ओबीसीज में भी जो भी रिकग्नाइज हुए होंगे उस समय, उसमें भी जो क्रीमी लेयर है, यानी कि जो वेल टू डू फैमिली है, उनको हटा दिया जाएगा। तो जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है अंडर द ओबीसीज, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंदिरा सोनी केस के जजमेंट के दौरान आया था। सो दिस एक्चुअली फॉर्म्ड द ओबीसीज एज अ कम्युनिटी इन इंडिया अदर देन द एससीज एंड द एसटीज। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग
कि कोई जनरल कैटेगरी को भी कर ही लेता है यार, है ना। जनरल वाले बेचारों ने मेहनत की है खाली, उन्होंने दंगे नहीं किए। अगर वो दंगे करते होते तो शायद आज जनरल भी एक अलग, आई मीन व्हाट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड यार। दिस इज ऑलरेडी 100 years एंड स्टिल पीपल आर जस्ट दे आर लिविंग ऑफ द रिजर्वेशन एंड नो बडी इज इवन ट्राइंग टू थिंक। एंड उस समय भी जो ये वीपी सिंह है ना, ये वीपी सिंह, when you read about him you will know that it was only for the votes he did, because इनके अगेंस्ट आई थिंक एक शुक्ला करके, आई डोंट रिमेंबर, जो भी इनके अगेंस्ट उस समय, तो ओबीसीज कम्युनिटी के वोट्स के लिए इन्होंने रिजर्वेशन दी थी। आई मीन जस्ट फॉर द पार्टी यू आर एक्चुअली डूइंग थिंग्स दैट वुड इम्पैक्ट फॉर एवर, लाइक फॉर गुड। डू समथिंग विच हैज़ a consequence of limited years. You are doing something that is going on forever and ever, and now everybody, like every politician is so afraid they don't talk about reservation anymore ना, बिकॉज देयर वोट बैंक जो है वो पंगे में आ जाता है। एंड आई वॉन्ट से, आई हैव हैड सीन पीपल एंड आई हैव टॉक टू देम ऑल्सो, द पीपल हु गेटिंग रिजर्वेशन आर एक्चुअली नॉट थिंकिंग दैट इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज दे गेटिंग रिजर्वेशन एंड कलयुग में रिजर्वेशन मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। वेल इट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। रिजर्वेशन का जो असली हकदार है वो कहीं पिछड़ चुका है इस समय, जिनके पास इकोनॉमी नहीं है। भाई आईएएस का बेटा को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, आप समझ रहे हो। एंड देन द न्यूज़ कम कि गवर्नमेंट टीचर्स का -1 नंबर है मैथ में, मैथ को पढ़ा रहा है वो। इमेजिन जो -1 नंबर ला रहा है मैथ्स में, वो क्या मैथ्स पढ़ाएगा। एंड दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट स्कूल है वो सबसे ज़्यादा वाहियात कंडीशंस में है। एंड गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू डू इट, बीट एनी गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर हाईली स्केयर ऑफ द वोट्स दे गेट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़। बट अगर आप भारत की ही नहीं सोचोगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट एवरीबडी। खैर 100 साल तो हो गए और कितने लॉन्ग रन पता नहीं, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कुछ तो अकल आए किसी को कि भाई रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमी से लाया जाए, ना कि आपके कास्ट से। कास्ट खत्म करके वी गो इन द इकोनॉमी, सो दैट देर इज दैट डिस्पैरिटी जो होती है, जो आर्टिकल्स हमें एक्चुअली बनाए गए हैं उन पे एंड वी गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स एज वेल, बट दीज आर नॉनसेंस आर्टिकल्स आई स्वेयर। And I'm saying it openly is because whole process of it has deprived now. Whole the agenda of these articles and the protection they used to give has deprived too much that it is now being overused and misused. And we're also going to know. I mean, I will share some of the stories, screenshots, and the videos of what is happening and how it's being misused and not utilized in a proper manner. ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एसटीज़, एससीज़ एंड ओबीसीज़ जो है वो कहाँ से आए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं और फिर आगे इनके लिए कुछ स्कीम्स वगैरह भी। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द स्कीम्स एज वेल। लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन लर्न अबाउट। थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो।